Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India-Mauritius relations. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले मॉरिशस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश है जो ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। सो ऑफिशियली मॉरिशस एंड ऑल द अदर आइलैंड कंट्रीज अराउंड मॉरिशस जैसे कि सेचेल्स, मडगास्कर, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। मॉरिशस की अगर कैपिटल सिटी की बात की जाए तो उसका नाम है पोर्ट लुइस। मॉरिशस के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद प्रेसिडेंट एज सेरेमोनियल हेड, यानी कि जस्ट लाइक द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, मॉरिशस का भी पॉलिटिकल सिस्टम वैसा ही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो टूरिज्म एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी मदद से मॉरिशस की इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, सरवाइव कर रही है। साथ ही साथ मॉरिशस को एक टैक्स हेवन की तरह भी देखा जाता है। मॉरिशस की सरकार जो है वो टैक्स काफ़ी लिबरलाइज तरीके से अप्लाई करती है ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कॉरपोरेट्स, जिस कारण से दुनिया के जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं दे प्रेफर टू ओपन देयर हेड ऑफिस इन मॉरिशस, क्योंकि उसके बाद फिर उनको अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। अब इस कारण से कई सारे और देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कई सारी कंपनियां जो भारत में सिग्निफिकेंट बिजनेस कर रही हैं, बट उनका हेडक्वार्टर मॉरिशस में, और मॉरिशस की सरकार बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स लगाती है, इम्पोज करती है ऑन कॉर्पोरेट्स। फॉर एग्जांपल 5%, भारत में लगभग 22% के आसपास है। एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कारण बहुत बार भारत को इस कारण से कई सारा टैक्स अर्निंग में लॉस झेलना पड़ता है। तो ये सभी कुछ एक कंसर्न है भारत और मॉरिशस या बाकी दुनिया के जो मेजर इकोनॉमीज और मॉरिशस के बीच में। ये मॉरिशस लाइक अदर कंट्रीज लाइक सिप्रस एंड ऑल या बारबाडोस, ये सब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो टैक्स हेवंस माने जाते हैं। इवन सिंगापुर कैन बी कंसिडर्ड इन दैट लाइन, जो काफ़ी लिबरलाइज तरीके से टैक्स अप्लाई करते हैं अपने यहाँ पे जो भी कॉरपोरेट्स आकर के ऑफिस ओपन करते हैं उनके ऊपर। और इस कारण से उन देशों को जहाँ पे मेजर ट्रेड हो रहा है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उनको टैक्स लॉस उठाना पड़ता है। तो दैट इज वन कंसर्न। सो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू मॉरिशस। अब थोड़ा देखते हैं मॉरिशस और इंडिया का कनेक्शन। तो भारत और मॉरिशस का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर मॉरिशस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, बाद में ब्रिटिशर्स टुक ओवर मॉरिशस। तो जब ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था उस वक्त कई सारे इंडियंस को फ्रेंच जो रूलर्स थे, जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने भारत से, खासकर पौंडीचेरी रीजन से जहाँ पे फ्रेंच टेरिटरी थी भारत के अंदर, वहाँ से फ्रेंच रूलर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कई सारे इंडियन वर्कर्स को माइग्रेट करवाया टू मॉरिशस एज आर्टिसंस या मैसन वर्कर्स, क्योंकि मॉरिशस में कोई खास पॉपुलेशन तो थी नहीं। अब मॉरिशस को अक्वायर कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। तो अब भारत से वर्कर्स को वहाँ माइग्रेट करा करके वहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सरवाइव या सस्टेन कराने की कोशिश की गई। तो मैनी इंडियंस वेयर माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द पौंडीचेरी रीजन विच वाज अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। बाद में उनको यहाँ से कई सारे आर्टिसंस और मैसन वर्कर को मॉरिशस शिफ्ट कराया गया। जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल अक्वायर कर लिया मॉरिशस के ऊपर, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कई सारे इंडेंचर्ड वर्कर्स, लगभग हाफ अ मिलियन इंडेंचर्ड वर्कर्स, हाफ ए मिलियन मतलब लगभग 5 लाख इंडेंचर्ड वर्कर्स को माइग्रेट कराया भारत से इन मॉरिशस इन ऑर्डर टू बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ मॉरिशस। इंडेंचर्ड वर्कर्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। ये टेक्निकली स्लेव तो नहीं है, क्योंकि स्लेव के कोई राइट्स नहीं होते। स्लेव्स आर फोर्स टू वर्क विदाउट एनी रिटर्न। तो इंडेंचर्ड वर्कर्स को आप स्लेव्स तो नहीं कह सकते,
बट फिर भी काफ़ी हद तक उनके राइट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हुआ करते थे। भारत से ब्रिटिशर्स इंडेंचर्ड वर्कर्स को, यानी कि भारत में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि आपको इतना घंटे काम करने होंगे, उसके बदले में इतने रुपए मिलेंगे। और उसके बाद इंडेंचर्ड वर्कर्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उनको वहाँ पे काम कराया जाता था जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनी थी। इसी तरीके से इंडेंचर्ड वर्कर्स जो हैं वो वेस्ट इंडियन रीजन में भी पहुंचे। कई सारे जो वहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बारबाडोस एंड ऑल, वहाँ पे कई सारे इंडियन इंटेंचर्ड वर्कर्स ले गए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, और नतीजा ये है कि आज वहाँ पे कई सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर मॉरिशस ऑल्सो। मॉरिशस के अंदर लगभग 5 लाख इंटेंचर्ड वर्कर्स भारत से लेकर के गए ब्रिटिशर्स, वहाँ पे उनको सेटल कराया। और एज पर कॉन्ट्रैक्ट दे हैड टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अबाउट 10 years। बट मॉरिशस में कई सारे इंडेंचर्ड वर्कर्स ने तय किया कि वो वहीं रहेंगे। इवन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज ओवर, अबाउट 2/3 ऑफ द इंडेंचर्ड वर्कर्स डिसाइडेड टू सेटल इन मॉरिशस ओनली। और इसी कारण से आज रिजल्ट ये है कि मॉरिशस की लगभग जो 12 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 70% ऑफ पीपल आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। मॉरिशस के अंदर दिवाली जैसा फेस्टिवल जो है वो उनका नेशनल हॉलीडे होता है। साथ ही साथ हिंदी एंड भोजपुरी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बोली जाती है। तो मॉरिशस का भारत के साथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, ये बात आई होप आपको समझ आ गई। एक और कनेक्शन है मॉरिशस का भारत के साथ। 1901 में जब महात्मा गांधी एक बार साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे थे, उस दौरान उन्होंने मॉरिशस में हॉल्ट किया था, और वहाँ पे उन्होंने इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर से बात की थी, उनको समझाया था उनके अधिकारों के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स को भारत के साथ अपने कनेक्शंस को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। तो महात्मा गांधी का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मॉरिशस के साथ, और यही कारण है कि मॉरिशस 12 मार्च को, दिस इज द डेट ऑन विच महात्मा गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च। तो 12 मार्च को मॉरिशस अपना नेशनल डे ऑफ मॉरिशस सेलिब्रेट करता है आज ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के साथ जो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस दिन महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की शुरुआत की, उस दिन को मॉरिशस अपना नेशनल डे की तरह सेलिब्रेट करता है। तो यानी कि कल का दिन होगा मॉरिशस के लिए उसका नेशनल डे। और इस बार नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो साल 2015 के बाद जब बिल्कुल नए नए प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम उन्होंने मॉरिशस विजिट किया था। अब 10 साल बाद ही इज अगेन विजिटिंग मॉरिशस, एंड ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ मॉरिशस। अगर मॉरिशस की बात की जाए तो मॉरिशस का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही, भारत के साथ ठीक ठाक सा ट्रेड है, बट उससे ज़्यादा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ मॉरिशस का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है भारत के लिए। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि भारत का एक मुख्य लक्ष्य है कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना के फुटप्रिंट को स्ट्रांग होने ना दिया जाए। इसलिए भारत हमेशा ही चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो प्रो चाइना ना हो, एंड चाइना desperately wants to ally or converge with these Indian Ocean countries so that it should have or it can get a strong foothold in Indian Ocean। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट बैलेंसिंग चलती है इंडियन ओशन में भारत और चाइना के बीच में। चाइना चाहता है कि उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, उसका प्रेजेंस ही इंडियन ओशन में भारत के लिए डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर का काम करेगा। इट विल क्रिएट अननेसेसरी टेंशन फॉर अस कि बॉर्डर पे तो वो हैं ही, अब इंडियन ओशन में भी अलग अलग जगहों पे उनका प्रेजेंस है। कुछ कुछ जगहों पे तो चाइनीज नेवी इज ऑलरेडी देयर, फॉर एग्जाम्पल हम्बन तोता पोर्ट इन श्रीलंका या ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान, इन सब जगहों पे तो हैं ही। बट over and above these locations, India does not want China to have foothold in Indian Ocean। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन ओशन के अंदर जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ हम अपने रिलेशंस अच्छे बनाए रखें, और उसी डायरेक्शन में हम मॉरिशस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। एंड दस मॉरिशस हैज़ अपार्ट फ्रॉम कल्चरल हिस्टोरिकल कनेक्ट हैज़ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ऑल्सो। कंसीडरिंग द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरिशस, भारत ने फैसला किया था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा मॉरिशस का, स्पेशली ऑन सम इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स।
और इसके लिए आगालेगा आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन हुआ था भारत और मॉरिशस के बीच में। तो आगालेगा क्या है जरा देखते हैं। देखिए ये रहा मॉरिशस का मेन आइलैंड, यहाँ पे उसकी मेजर पॉपुलेशन है। उससे थोड़ा नदर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देयर आर टू सेट ऑफ आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड इनको कहते हैं। कलेक्टिवली इनका नाम है आगालेगा आइलैंड। और आगालेगा आइलैंड जो मॉरिशस के मेनलैंड से थोड़ा ऊपर साइड में है, नदर्न साइड में है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है भारत। एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया इन 2015 ओनली, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार विजिट किया था, उसी टाइम में आगालेगा आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में। आगालेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे एक जेट्टी डेवलप किया जाएगा। जेट्टी मतलब आप कह सकते हैं एक छोटा सा पोर्ट। उसके अलावा रनवे फॉर एयरपोर्ट, उसके अलावा एक टर्मिनल डेवलप किया जाएगा आगालेगा आइलैंड के ऊपर। तो जिस तरीके से बेसिकली श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट पे श्रीलंका चाइना अपना नेवल पोर्ट बना रहा है या ग्वादार में नेवल पोर्ट बना रहा है, उसी तरीके से भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है मॉरिशस के अंदर इन ऑर्डर टू हैव अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन मॉरिशस। सो दैट इज वाई वी कैन से कि मॉरिशस, खासकर इसके साथ जो अगालेगा आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है भारत का, इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट as far as India's strategic interest in Indian Ocean is concerned. तो even when a standalone question is asked on Indian Ocean कि इंडियन ओशन क्यों इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत क्या क्या कर रहा है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आगालेगा आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ला रहा है भारत इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स फुटहोल्ड इन इंडियन ओशन। आगालेगा आइलैंड प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो of course it strengthens India's presence in Indian Ocean. It is in line with सागर मिशन। देखिए सागर जो है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर जो विजन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन कंट्रीज, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, मॉरिशस एंड मालदीव, कि वी शुड फोकस ऑन कलेक्टिव ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, बट वी शुड नॉट बी अलाउिंग एनी आउटसाइडर। चाइना को यहाँ अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इस रीजन के देश हैं वो आपस में कोलाबोरेट करें और एक दूसरे के ग्रोथ में कोऑपरेट करें। ब्लू इकोनॉमिक्स पे फोकस करना ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम मॉरिशस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो विल बी फोकसिंग ऑन ब्लू इकोनॉमिक्स। ब्लू इकोनॉमिक्स मतलब एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ मरीन एरियाज इन सस्टेनेबल मैनर। ओशन से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम लोग सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करें। ग्रीन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लैंड या फॉरेस्ट से मिले हुए रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। ब्लू इकोनॉमिक्स मतलब ओशन से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें। इट कैन ऑल्सो बी द आगालेगा project can also be an important step in the direction of countering China's string of pearls strategy। तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी जो है, वैसे वो एक नोशन है, बस एक आइडिया है। चाइना हैज नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट कि इट इज हैविंग एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक बार जरा देख लेते हैं। देखिए चाइना का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो उसके ईस्टर्न रीजन में सेटल्ड है यहाँ पे, क्योंकि बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे तो डेजर्ट है मोस्टली। अब चाइना वांट्स टू कनेक्ट इट्स मार्केट और इट्स इकोनॉमिक सेंटर हब्स विथ द मेजर सेंटर हब्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनली यूरोप। तो उसके लिए चाइना हैज स्टार्टेड ए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत वो रोड लाइन बिछा रहा है कनेक्टिंग विथ यूरोपियन मार्केट्स, रेलवे लाइन बिछा रहा है, पाइपलाइंस बिछा रहा है टू कनेक्ट विथ यूरोपियन मार्केट। साथ ही साथ कई सारे पोर्ट्स भी डेवलप कर रहा है चाइना इन द इंडियन ओशन। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ डेवलप्ड क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश। तो इन सारे देशों के साथ वन टू वन यानी कि बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करके चाइना अलग अलग पोर्ट्स भी डेवलप कर रहा है। श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट, मालदीव के अंदर माले पोर्ट एंड पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स डेवलप करके चाइना जो है वो अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड यूरोप। ऐसा चाइना का कहना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज मेनली इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस
focusing on developing connectivity of eastern region of China with the major economic hub of the world, including West Asia, Africa, and Europe. But अब इस दरमियान in this context, the ports developed by China along Indian coast is a cause of concern for India. कि ports develop कर दिए चाइना ने, तो Chinese Navy can dock its ships on the ports along the Indian coast, which can give a kind of threat for India, existential threat. Existential threat क्या होता है? Kind of permanent नेचर का थ्रेट। आपका पड़ोसी छत पे हमेशा AK-47 लेकर के घूमता है, तो आपको हमेशा ही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहेगा, पता नहीं कब फायरिंग कर दे। तो वैसे ही अगर चाइनीज नेवल शिप्स यहाँ पे डॉक की हुई हों तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इंडिया। सो चाइना का ऑफिशियल वर्जन है कि वो डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, और इसको नाम दिया उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, बट कहीं ना कहीं भारत को और भारत के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे अपना इकोनॉमिक मोटिव तो पूरा कर ही रहा है चाइना, साथ ही साथ भारत के अलोंग पोर्ट्स बना करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसके भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है। इसी आइडिया को नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इट हैज वन हिडन मोटिव आल्सो, दैट इज टू इनसर्कल इंडिया, एंड दैट हिडन मोटिव हैज बीन समटाइम्स नेम्ड एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, which has never been officially accepted by China. तो जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात चलती है तो एक और एजेंडा या एक और अप्रोच सामने आता है, इसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड, जहां पे भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना का ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिसकी मदद से वो भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, उससे एक लार्जर सर्कल बना करके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के इफेक्ट को नलीफाई किया जाए, उसी को कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड। तो जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक नोशन है, हिडन एजेंडा है, ऑब्वियसली या ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है, वैसे ही नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी ऑल्सो नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। बट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जब बात करते हैं तो साथ ही साथ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी की भी बात करते हैं, क्योंकि भारत ने मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेचेल्स और अब मॉरिशस, ओमान, चाबहार पोर्ट इन ईरान, इन सब के साथ, इन सारे देशों के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट्स अंडर साइन करके एक लार्जर सर्कल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो यू कैन से कि इंडिया इज ट्राइंग टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अप्रोच ऑफ चाइना थ्रू अ लार्जर स्ट्रैटेजी, काउंटर इंसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड। साथ ही साथ ये जो पोर्ट है मॉरिशस के अंदर जो हम लोग आगे लेगा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उससे भारत के जो भी ट्रेड जो अफ्रीका के साथ या वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ होंगे, उन ट्रेड के लिए ये जो पोर्ट है इट कैन act as a base for providing halt station, at the same time providing safety and security, क्योंकि इस एरिया में पायरेसी का भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इंडियन नेवी अगर मौजूद रहती है तो पायरेसी को भी काउंटर कर सकती है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर इंडियन ट्रेड पासिंग इन द रीजन is also ensured with help of this Agalega Island project which India has started with Mauritius. साथ ही साथ मालदीव इन रिसेंट टाइम, मालदीव एक दूसरा कंट्री है इन द सेम रीजन, मालदीव इन रिसेंट टाइम हैज शोन ए काइंड ऑफ वैसिलेटिंग अप्रोच, वो प्रो चाइना अप्रोच दिखा रहा है। तो मालदीव का जो विड्रॉल है इंडिया के अवे एंड मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना, उसको कंपनसेट कर देगा अगालेगा आइलैंड प्रोजेक्ट एंड आवर कन्वर्जेंस विथ मॉरिशस। सो दिस इज अबाउट मॉरिशस। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए हैं नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए। हो सकता है कि वहाँ पे दोनों देशों के बीच में कुछ फाउंडेशनल और नए फाइन डिसीजंस फाइनलाइज किए जाए। उस केस में हम लोग वापस से न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये टॉपिक कवर करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि व्हाट न्यू एरियाज हैव बीन डिसाइडेड रिगार्डिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये लोकेशन बेस्ड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और आप यहाँ पे थोड़ा हिंट्स भी देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया मॉरिशस रिलेशन, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने थोड़ा हिंट्स भी दे रखा है। The next topic is about Q commerce. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view.
देखिए, क्यू कॉमर्स stands for the concept of quick commerce, and quick commerce is a part of e-commerce business, जहाँ पे हम ऑनलाइन कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं और वो हमें डिलीवर हो जाता है। तो ई कॉमर्स बिजनेस का एक सबसेट है क्विक कॉमर्स, विच मेनली फोकसेज ऑन रैपिड डिलीवरीज कि 10 मिनट में सामान पहुंच जाएगा या 20 मिनट में सामान पहुंच जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान क्विक कॉमर्स started to pick up and now it is rising at a very faster pace. क्विक कॉमर्स कैसे प्रैक्टिस होता है? अच्छा, क्विक कॉमर्स मैं बोल रहा हूँ जब, तो आई जस्ट होप कि अब आपको चीज़ें याद आ ही रही होंगी कि क्या क्या आ सकता है क्विक कॉमर्स के अंदर। जैसे ब्लिंकिट डिलीवर करेगा सामान 10 मिनट में, जेप्टो, स्विगी, टीवी पे ऐड देखते रहते हैं आप, रैपिडो ऑटो, 5 नहीं तो 50, 5 मिनट में अगर ऑटो नहीं आए तो आपको 50 रुपये कैशबैक मिलेंगे। सो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ क्विक कॉमर्स। अच्छा, क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है? कैसे 10 मिनट में सामान पहुंच जाता है, 20 मिनट में सामान पहुंच जाता है ब्लिंकिट के ऊपर? कैसे? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डार्क स्टोर्स। तो डार्क स्टोर्स आर वेयर हाउसेस एक्सक्लूसिवली फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स। वो ऑफलाइन ऑर्डर्स के लिए खुलते ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे स्टोर्स बनाए जाते हैं अलग अलग लोकेलिटीज में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए जाएंगे। साथ ही साथ हर एक लोकेलिटी के जो कस्टमर्स हैं, उस लोकेलिटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके प्रीवियस ऑर्डर्स के बेसिस पे एक कस्टमाइज्ड हिस्ट्री बना दी जाती है कि ये लोग जनरली ये चीज़ें ऑर्डर करते हैं, वो भी इस टाइम में। शाम के 5 बजे ये लोग जनरली कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। सुबह सुबह मेनली इस रीजन से टूथपेस्ट का ऑर्डर आता है, वो लोग भूल जाते हैं टूथपेस्ट खत्म हो गया, फिर सुबह सुबह याद आता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशंस में डार्क स्टोर्स बनाए जाते हैं और अलग अलग लोकेशंस में जो लोग रहते हैं उनका एक पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक डेटा हिस्ट्री क्रिएट की जाती है और उसी हिसाब से फिर इन्वेंट्री मैनेज की जाती है डार्क स्टोर्स में। और टाइम टू टाइम उसी हिसाब से जो डिलीवरी पार्टनर्स रहते हैं उनकी संख्या भी मेंटेन की जाती है कि सुबह में ज़्यादा ऑर्डर आता है, शाम को ज़्यादा ऑर्डर आता है। सीजन पे भी डिपेंड करता है कि किस सीजन में कौन सी चीज़ों का डिमांड आएगा। अब कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड विंटर में तो आएगा नहीं, तो विंटर में कुछ और रखेंगे, कॉफ़ी रखेंगे या फिर चाय के पैकेट्स रखेंगे। तो सीजनल डिमांड, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर ये क्विक कॉमर्स बिजनेस को लगाया जाता है, जहाँ पे कमिटमेंट ही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम डिलीवरी कर देंगे। अब क्विक कॉमर्स का कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न हाल फिलहाल में क्विक कॉमर्स का देखने को मिल रहा है कि क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है, इट इज बेस्ड ऑन वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब इनको बहुत सारा इन्वेस्टर्स का फंड मिला होता है स्टार्टिंग से ही। कई केसेस में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिला होता है। इस कारण से ये जो क्विक कॉमर्स वाले पोर्टल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, जिसको कहा जाता है डीप डिस्काउंट, लीडिंग टू प्रेडेटरी प्राइसिंग। एक तो जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, प्लस बहुत सस्ता भी दे रहे हैं, 30-40% डिस्काउंट दे देते हैं। एंड दैट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर रिटेल ट्रेडिशनल शॉपर्स टू compete with them. इट इज एलिमिनेटिंग competition। और बाद में जब कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, देन दे विल इंक्रीज प्राइस टू रिकवर लॉसेस। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ने हाल फिलहाल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन रजिस्टर किया है अगेंस्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो एंड स्विगी, इंस्टामार्ट। डेटा प्राइवेसी का भी कंसर्न है। हमारे डेटा के बेसिस पे ही वो सारा का सारा हमारा हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि ये लोग क्या क्या सामान ऑर्डर करते हैं, कब कब। तो इस तरीके से आवर डेटा, आवर शॉपिंग related preferences, choices is being tracked, maintained. So in one way it is violating our privacy। और इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल रिटेलर्स तो हमने देखा ही। जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, इनको मॉम एंड पॉप शॉप कहते हैं, जो किराना दुकान हम देखते हैं, इस तरीके के लाखों दुकानें हैं एंड दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। अभी इस तरह की लाखों दुकानें जो हैं उनका नुकसान होगा, शट डाउन भी हो सकते हैं इसमें से कई सारे। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जहाँ पे क्विक कॉमर्स भी फ्लरिश करे, बट एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020-24
released by SIPRI. This topic is important from our syllabus GS paper 3 security point of view. SIPRI इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आर्म्स एम्यूनेशंस जो ट्रेड हो रहा है उन सब का डेटा मेंटेन करता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो डेटा दुनिया के सामने रखता है. तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आर्म्स ट्रेड में किस तरीके से ट्रेंड जा रहा है दुनिया का उसका रिपोर्ट सिप्री टाइम टू टाइम वर्ल्ड के सामने रखता है. इट इज एन स्टॉकहोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1966. नाम ही है इसका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. न्यूज़ ये है कि सेप्री ने साल 2020 से लेकर के 24 तक के लिए जो आर्म्स ट्रेड हुए हैं वर्ल्ड वाइड उनका एक रिपोर्ट पब्लिश किया है. इस रिपोर्ट में सबसे जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया है फॉर दीज 4 ईयर्स. 2020 से लेकर के 24 तक में यूक्रेन का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. सो 2015 से लेकर के 19 तक में लास्ट रिपोर्ट कवर्ड 2015 टू 19. उस दौरान यूक्रेन ने पूरे दुनिया भर का सिर्फ 0.1% आर्म्स खुद इंपोर्ट किया था. यानी कि पूरे दुनिया भर में जितना भी आर्म्स इंपोर्ट किया दुनिया के अलग अलग देशों ने मिल करके उसका 0.1% यूक्रेन ने इंपोर्ट किया था. बट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन फॉर लास्ट 3 years नाउ यूक्रेन हैज इंपोर्टेड अबाउट 8.8% ऑफ आर्म्स in last 4 years from 2020 to 2024, and that has made Ukraine the largest defense importer in last 4 year, and Ukraine's defense import has increased by 100 times. चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम since 1994 has dropped out of top 10 as far as defense import is concerned. That means कि China's domestic manufacturing is strengthening. उसको अब इंपोर्ट पे रिलाई होने की जरूरत नहीं है. अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोपियन कंट्रीज का भी इंपोर्ट लगातार अब डिफेंस का बढ़ता जा रहा है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर बिकॉज रशियाज अटैक ओवर यूक्रेन हैज अलार्म्ड अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. की फाइंडिंग्स रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट. भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. तो भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है फॉर द टाइम पीरियड 2024. और भारत का जो ओवरऑल डिफेंस इंपोर्ट था दैट वाज 8.3% ऑफ ओवरऑल डिफेंस इंपोर्ट वर्ल्ड वाइड. लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो यूक्रेन और भारत में क्या अंतर है. यूक्रेन का 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है डिफेंस इंपोर्ट जबकि भारत का डिफेंस इंपोर्ट जो है वो 2015 से 19 की तुलना में 2020 से लेकर के 24 तक में डिक्रीज हुआ है. तो आवर डिफेंस इंपोर्ट हैज डिक्रीज्ड. Our total defense import was 9.1% of overall worldwide defense import in the time period 2015 to 19, which has come down to 8.3% for the time period 2020 to 24. तो ये तो हो गई बात इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट की. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर भारत है. बट भारत का डिफेंस इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेम टाइम पीरियड ऑफ 15 एंड 19. भारत के अगर सप्लायर्स की बात की जाए तो रशिया इज स्टिल ऑन द टॉप. भारत का जो भी डिफेंस इंपोर्ट होता है उसमें से 36% कम्स फ्रॉम रशिया. बट ये काफ़ी हद तक कम हुआ है. रशिया के ऊपर हमारा डिपेंडेंस काफ़ी हद तक कम हुआ है. 2015 से लेकर के 19 तक में इंडिया ने 55% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट किए थे. 2020 से लेकर के 24 तक में बिटवीन 2020-24 इंडिया हैज़ इंपोर्टेड अबाउट 36% ऑफ इट्स डिफेंस आइटम फ्रॉम रशिया. France has emerged as a key supplier for India, with 28% of India's import is coming from France. तो पहले नंबर पे है रसिया, दूसरे नंबर पे है फ्रांस. फ्रांस से जो मेजर इंपोर्ट भारत में आते हैं वो हैं जैसे कि फाइटर जेट्स लाइक रफाल एंड अदर सबमरीन्स. US also has increased arms exports to India. Israel is also an important exporter of defense equipments for India. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट. इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए
स्वालबार्ड एक छोटा सा आर्कीपेलागो आप कह सकते हैं। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो ऑफिशियली नॉर्वे को बिलोंग करता है। तो ये रहा नॉर्वे, उसे नदर्न साइड में है स्वालबार्ड रीजन। स्वालबार्ड के अंदर इस तरीके का एक सीड बैकअप फैसिलिटी बनाया गया है जिसका नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इस सीड बैकअप फैसिलिटी, जिसका नाम स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, यहाँ पे क्या किया जाता है, दुनिया भर के जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, यूनिक क्रॉप्स हैं, उनके सीड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब समझिए, यहाँ पे टेम्परेचर तो ऑलरेडी लो रहता है हमेशा ही स्वालबार्ड रीजन में, तो नेचुरल रेफ्रिजरेशन होता रहता है। वहाँ पे सीड को प्रिजर्व करना ज़्यादा आसान है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्योंकि लोअर टेम्परेचर में बैक्टीरियल एक्टिविटी काफ़ी लो हो जाती है। बैक्टीरिया इनफैक्ट सर्वाइव नहीं करते लोअर टेम्परेचर में, और इस कारण से बैक्टीरियल बेस्ड डिके जो है वो लोअर टेम्परेचर में नहीं होता है। इसीलिए तो रेफ्रिजरेशन करने के लिए हम लोग और फ्रिज के अंदर हम लोग टेम्परेचर को काफ़ी गिरा देते हैं, ताकि बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाए और क्रॉप्स का या जो फूड आइटम्स हैं उनका डिके ना हो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में, और दुनिया भर के जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट हैं, उनके सीड को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। दिस प्रिजर्वेशन फैसिलिटी एट स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। इसमें कोई चार्ज नहीं होता, पैसा नहीं देने पड़ता है डिपॉजिट करने वाले एंटिटी को। एंड ओनरशिप ऑफ द सीड ऑल्सो रिमेन्स विद द डिपॉजिटिंग पार्टी। जैसे भारत सरकार अपने कुछ सीड्स यहाँ पे डिपॉजिट कराना चाहे, भारत सरकार की कोई एंटिटी अगर यहाँ पे कोई सीड डिपॉजिट कराना चाहे तो कोई चार्ज भी नहीं देना है। एट द सेम टाइम ओनरशिप विल रिमेन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये जो सीड फैसिलिटी बनाया गया है, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस सीड फैसिलिटी को डूम्सडे सीड वॉल्ट भी कहते हैं। रीजन बीइंग कि इसको बनाने के पीछे आइडिया ये है कि सपोज पूरे दुनिया भर में सारे क्रॉप्स किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए, मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या मैसिव लेवल पे फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद भी हमारे पास कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के सीड्स प्रिजर्व्ड होने चाहिए, जिसकी मदद से वापस से हम प्लांट डाइवर्सिटी को रिवाइव कर पाए। So that is the purpose behind development of this Svalbard Global Seed Vault. The Svalbard Global Seed Vault has been developed as a part of International System for Conserving Plant Genetic Diversity, which was started by Food and Agriculture Organization. So this is about the Svalbard Global Seed Vault. Current news is not very important. हाल फिलहाल में 14,000 new seed samples have been put here. The news is not that important, yet I covered this so that I could make you understand about the Svalbard Seed Global Vault. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो हमने प्रश्न देखा था, उसमें ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली ज्वाइंट 20 JCPO in 2020 under President Donald Trump's administration. This is wrong. It did not join. It pulled out in 2018. Other three statements are correct. And regarding currency design in India, RBI has sole authority. Sole authority बोल करके यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है। गैंजेटिक डॉल्फिन्स पूछा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गैंजेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। एंड टाइगर रिजर्व, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि एनटीसीए के अकेले चाहने से डायरेक्टली इट कैन नॉट डिक्लेयर अ रीजन एज टाइगर रिजर्व। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।